मेरी क्या पर्सनैलिटी के हिसाब से परफ्यूम मुझे लेना चाहिए? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इंसान की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है उसका परफ्यूम? कि आप किस जगह काम कर रहे हैं। ऐसा पार्टी वेस्ट चाहिए तो आपको ऐसा परफ्यूम चाहिए, क्यों पार्टी में बंदा जाता है सिर्फ मैक्सिमम 2-3 घंटे का, ऐसा प्रोजेक्शन हाई होना चाहिए। एक फेक प्रोडक्ट को और एक ओरिजिनल प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एज एन रिटेलर, एज एन कस्टमर? जब भी आप कुछ भी आप लो, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर से लो। शॉपर स्टॉप हो गया, नायका हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, परफ्यूम पॉइंट हो गया। आपके हिसाब से सर कभी आपको ऐसा लगा कि ये बिजनेस में एक ऐसा लो पॉइंट आया है, आपने हार मान ली हो? हमारे स्टोर पे आता ये उस दिन का समझो में रोने तक आ गए थे कि भाई अब सब खत्म हो गया जी। Hi guys, welcome back to my podcast channel Better You with शुभम टंडन, powered by एक्सो मल्टीमीडिया। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे उन लोगों को बुलाएंगे जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब रिलेट कर पाएंगे तब आप मोटिवेट हो पाएंगे। हमने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं हर एक सक्सेसफुल बंदा सेलिब्रिटी हो और हर एक सेलिब्रिटी की इंस्पायरिंग स्टोरी हो। लास्ट टाइम जो हमारे गेस्ट थे, उसी तरह से हमारे पास एक और गेस्ट है आज, जिनका नाम है मिस्टर गुरमीत सिंह। हमने बहुत स्टोरी सुनी है अबाउट कश्मीरी पंडित्स, अबाउट कश्मीरी हिंदूज जो पलायन होके अलग अलग शहर में गए और वो सक्सेस हुए। द लेटेस्ट एग्जाम्पल इज मिस्टर आदित्य धर, जिन्होंने धुरंधर बना के पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में धमाका मचा दिया। हमने कश्मीरी हिंदूज का स्ट्रगल तो सुना है, पर क्या आपको पता है कि 1992 में बहुत सारे अफगानी रेफ्यूजीज इंडिया में आए थे, क्योंकि वहाँ का उस टाइम का जो पॉलिटिकल माहौल था वो इतना ख़राब हो चुका था कि वहाँ के जो लोकल सदास थे, जो लोकल हिंदूज थे, वहाँ से उनको माइग्रेट होकर इंडिया में आना पड़ा। उन्हीं में से एक कहानी है एक अफगान रेफ्यूजी की, जिसने 1992 में यहाँ आके एक छोटे से कमरे में जहाँ 8 लोग रहते थे, वहाँ से उठकर एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जिसका नाम है परफ्यूम पॉइंट, जो कि दिल्ली एनसीआर का वन ऑफ द लीडिंग फ्रेगनेंस कॉस्मेटिक रिटेल चेन है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं अपने गेस्ट को जब इनवाइट करूंगा वो आपको ज़्यादा बताएंगे, बट ये जो हमारा प्रयास है बेटर यू विद शुभम टंडन एंड एक्सो मल्टीमीडिया, जहाँ पे हम रियल हीरोज़ नहीं रियल हीरोज़ की स्टोरीज आपको सुनाएंगे ताकि आप इंस्पायर हो सके। थैंक यू सो मच। सो हाय एवरीवन, जैसे मैंने आपसे कहा था एक नई स्टोरी के साथ हम आज आए हैं मिस्टर गुरमीत सिंह। इनके बारे में मुझसे ज़्यादा ये खुद अब बताएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था, एन अफगान रेफ्यूजी हु केम टू इंडिया इन 1992। सर प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हाउ डिड यू स्टार्ट परफ्यूम पॉइंट एंड हाउ विल पीपल नो फ्रॉम टुडे कि गुरमीत सिंह क्या है? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, और हमारी जो रियल स्टोरी है आप सबके सामने रख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारी जर्नी एक्चुअली हम काबुल अफ़गानिस्तान से हैं, और मेरी जो स्टार्टिंग की जर्नी ना, अब मेरे को पहले पता नहीं था, बाद में पता चला भाई मैं पहले ऐसा क्यों था। स्टार्टिंग में जब मैं वहाँ पर स्कूल पढ़ता था, तो वहाँ से जिस टाइम स्कूल की छुट्टी शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम, वहाँ पर काबुल में क्या होता था कि गवर्नमेंट शॉप्स होती थी। वहाँ पर एंटीक अलग चीज़ कुछ जो मार्केट में नहीं मिलती होगी, या कुछ प्राइसेस वगैरह कम होते थे, तो वहाँ से कुछ जैसे स्टेशनरी वगैरह मैं वहाँ से लेता था। कल जैसे स्कूल जाता था तो बच्चों को, क्यों वहाँ पर लाइनें भी लगती थी, टाइम भी लगता था, मैं सुबह जाके ना उसको मैं स्कूल में अपनी क्लास में भेज देता था। अच्छा, तो ये एक मेरा वो था कि भाई मैंने कुछ करना है, मैं क्या करूँ, तो ये बात है। तो अफगानिस्तान से फिर आपका ये इंडिया में आना कैसे, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए वहाँ पे कि आपको वहाँ से निकल के इंडिया आना पड़ा? और इंडिया आने के बाद फिर आप कहाँ पे थे, किस तरह का स्ट्रगल था, कब जाके आप एक्चुअली में सेटल हुए इंडिया में, और ये सब चीज़ें थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बताएं। वहाँ पर हालात बहुत ख़राब थे, आपको पता ही है कि वहाँ पर समझो जैसे कुछ लोग आए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। सब ऐसा था कि वहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल था। तो वहाँ से हम ऐसा हुआ कि समझो पहले तो वहाँ पर गुरुद्वारे में रहे, वहाँ पर भी। अच्छा। क्योंकि मिसाइल वगैरह आ रहे थे, सब वगैरह बमबारी, जैसे आजकल भी आप देख रहे हैं कि कई जगह पे ऐसी जंगें चल रही हैं, तो वहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन हो गई थी। तो वहाँ के क्या फिर वहाँ की गवर्नमेंट से हमें ये सपोर्ट किया कि आप जा सकते हैं। फिर हम वहाँ से
निकल के सब कुछ छोड़ के, फाइनेंशियल सब कुछ, जो भी हमारा कैपिटल कुछ भी हम लेके, क्यों हम उस टाइम कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, जान होगी तो हम कुछ ना कुछ आगे कर सकेंगे। तो एक हम नहीं, सब ऐसी सब वहाँ से निकले, वाया समझो पाकिस्तान से, वहाँ से ट्रकों में आए, फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ से हमें, क्योंकि इंडिया आना था तो वहाँ से फिर ट्रेन में, लाहौर ट्रेन में, यहाँ पर हम ट्रेन आपका अमृतसर अटारी बॉर्डर से, वहाँ से फिर हम ट्रेन से दिल्ली पहुँचे। फिर उसके बाद हमारी जर्नी फिर स्टार्ट हुई, एक नई जर्नी। हम स्टार्टिंग में गुरुद्वारे में, क्योंकि और तो कहाँ रहते, जगह ही नहीं थी। 15 दिन वहाँ पर रहे हम। फिर अपने लिए एक जगह देखी, वेस्ट दिल्ली में ख्याला नाम की जगह है। अच्छा। हाँ जी हाँ। तो वहाँ पर हमने एक रूम में, ठीक है जी, और किचन भी वहीं पर, बाहर वहीं पर था, ठीक है जी, और वॉशरूम जो था वो सीलिंग वगैरह लगी रहती, वो भी पक्का वो वॉशरूम साफ से नहीं था, क्योंकि साफ से हमने था नहीं, तो हमने कुछ काम भी नहीं था कुछ, तो साफ से हमने कहा जितना कम से कम हमारा हो जाए। और हमारे के सब ऐसे ही थे हमारे। तो हम 8 बंदे एक कमरे में सोते थे, वहीं पर खाते थे, जो 5 भाई, मम्मी डैडी एंड बड़े भाई साहब की वाइफ। तो आप सोचो कि एक ही कमरे में 8 बंदे सोते थे, वहीं पर खाते थे, सब कुछ मिलते थे। तो सर उस 8 लोग एक कमरे से जब आप लोग इंडिया में सेटल होने लग गए, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट कि कब आपको, आपके दिमाग में क्या आया कि मुझे अब बाहर निकल के क्या करना है, मतलब हाउ शुड वी स्टार्ट अगेन? तो वो क्या था, मतलब आप लोग ने फर्स्ट जॉब किया, कहीं नौकरी करी, या कहीं आपने बिजनेस ही स्टार्ट करना था, या आपने, या मतलब वो पहला थॉट क्या था कि भैया हमें अब यहाँ तो हम आ गए हैं, हमें अपना गुजर वगैरह तो करना ही है? तो वो दिमाग में क्या थॉट था उस टाइम पे कि ये जो हार्डशिप है इससे हम बाहर आएंगे, या आप लोग ने हालात को कर दिया था कि नहीं जैसा भी है देखी जाएगी? मतलब डिड एनी इनिशिएटिव्स उस सासी को आपने कुछ लिए उस टाइम पे, या मतलब कि ठीक है जो है वाहिगुरु की मर्जी है, अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया हो गया? मतलब वो थॉट क्या था आपका, वो प्रोसेस क्या था आपके दिमाग में जब 8 लोग आप रह रहे थे? हाँ जी हाँ। ये एक ऐसी जर्नी है कि स्टार्टिंग पॉइंट था, नई लोकेशन थी, क्या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पर भी तो 10-15-20 दिन ऐसे ही रहते गए। फिर चलो जी क्या करें क्या ना करें। फिर हम एक यहाँ पर जो हमारे रिलेटिव थे उनके पास, मेरे फादर साहब और मैं साथ में, मेरे बड़े भाई साहब साथ में वहाँ पर गए। तो उनसे ऐसे ही बात कर, हम तो 2-3 किलोमीटर हम पैदल ही जाते थे कि भाई देखो जी जितना बचा सकते हैं बचाएं, जो कुछ हो नहीं था तो करना पड़ेगा। तो हम उनसे बात ऐसी डिस्कस करने के भाई बच्चे हैं और कुछ काम वाम तो चाहिए, नहीं तो कैसे करेंगे, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम वो बैठे बैठे कहते हैं जी यहाँ पर तो, पहले तो मेरे फादर साहब को बोला कि इनको कोई जॉब मॉब कहीं लगवा दो, हम तो कहीं पता नहीं, और ये तो इतने यहाँ के हिसाब से पढ़े लिखे भी नहीं, और मैं वहाँ पर काबुल में भी सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ा था। अच्छा। तो यहाँ की एजुकेशन, वहाँ की एजुकेशन थोड़ा सिस्टम भी अलग था। बट उन्होंने अचानक ये बात कहते यार इतने पढ़े यहाँ पर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो कैसे करें? मेरे फादर साहब ने सोचा, कहता आप ऐसा करो कि आप बच्चों को कहीं रेडी लगवा दो, रेडी लगवा दो। ये बात है, कई बार मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ फिर, बट अपने आप को संभालता हूँ कि ठीक है जी रेडी लगवा दो। तो उस टाइम फादर साहब ने कुछ रिएक्ट ऐसा नहीं किया कि भाई ये ऐसी बात क्यों कर रहे हो, ठीक है ना, हमारे होने भाई यार ये ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो बोल दे नहीं हम नहीं कर सकते। बट वहाँ से हम निकले तो फादर साहब ने कहा, कहता जी बेटा जी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे आप लोगों को रेडी लगानी पड़े, बट कहता ऐसे लगाओ, कहता शान से, मांग तो नहीं रहे हो ना जी, मांग नहीं रहे हो, शान से लगाओ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो दिन, उसकी बातें हमारे फादर साहब आज भी हमारे जहन माइंड में है कि भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट क्या कि शान से होना चाहिए। हाँ शान से होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि परमात्मा को यही मंजूर था कि भाई जॉब नहीं मिली, हम तो जॉब कई जगह गए नहीं मिली जॉब, हो सकता है कि हम इसी लाइन में आ रहे होंगे एंटरप्रेन्योर की लाइन में, या कोई बिजनेस अपना करने के लिए, ये कुछ कह नहीं सकते। बट वो दिन हुआ तो हमने ठीक है जी जॉब तो नहीं की, बट हमारे दिमाग में ऐसा है कि भाई देखो जी हम जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने सप्लाई करना, एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह सामान बेच के, सब समझो काम करते रहे।
अच्छा, तो ये कब आपके दिमाग में आया कि मुझे कुछ परफ्यूम में जाना है, या ये बाय चांस की बात थी या बाय लक की बात थी कि आप ये परफ्यूम इंडस्ट्री में आ गए, या आपने कोई कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग हुई थी आपकी, या आपने कोई सोचा था कि मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है या कॉस्मेटिक्स में जाना है या किसी इंडस्ट्री में जाना है, तो ये एकदम से थॉट, मतलब आपने जैसे बताया कि आप पहले रेडी लगा रहे थे, तो उसके बाद फिर ये इस तरह की इस साइड पे कैसे आपका आना हुआ? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि हमने रेडी नहीं लगाई, सिर्फ वो उनके जो हमारे अच्छा। रिलेटिव थे ना, उन्होंने बताया कि भाई बच्चे का जॉब नहीं मिल रही तो अगर आप रेडी भी लगवा दो, ठीक है ना, तो रेडी लगवा दो। वो रेडी नहीं, बट वो क्या ना मेरे दिमाग में ही आ गया कि भाई वो ऐसी बात कर रहे हैं, बट फादर साहब ने बताया कि अगर आप रेडी भी लगा लो तो शान से लगानी है। तो शान से लगाओ। तो वो पहला काम क्या था जो सप्लाई का, आपने क्या सप्लाई स्टार्ट किया था फिर? हमने पहले सप्लाई जो स्टार्ट किया तो ऐसा कि यहाँ से दिल्ली के सदर बाजार से उधर से हम कुछ ना कुछ डिओड्रेंट्स वगैरह लेके, कुछ कॉस्मेटिक से प्रोडक्ट लेके जो भी मिलता तो यहाँ से ऐसा। उसके बाद हम जैसे यहाँ पर आपका रजौरी गार्डन मार्केट में, तिलक नगर मार्केट में, और आपका लाजपत नगर जाकर ये आपका जी सेंट्रल मार्केट में, तो वहाँ पर जाके हम सप्लाई करते थे। ठीक है। सप्लाई करते समझो एक जगह, समझो यहाँ से लिया, चलो जी ठीक है जी, 10 रुपये बचे, 20 रुपये बचे एक पीस में, तो रात को अपना 100, 150, 200, 250 रुपये कमा के ना, फिर ठीक है जी हमारा खर्चा पानी हो गया जी, उस टाइम तो हो जाता था। अच्छा। और फादर साहब भी खुश, ठीक है जी, वो भी देखो जी, वो कहते हैं जी मांगना मत किसी से आप। ठीक है, तो मतलब पहला काम ही आपका ये कॉस्मेटिक्स का और डिओड्रेंट का सप्लाई का हुआ था? हाँ जी, शुरुआत ही हमने इसमें से अच्छा की। अच्छा, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये डेस्टिनी था कि आगे जाके परफ्यूम पॉइंट को बनना था, तो उसका एक बेस ही जब आप आए यहाँ पर तो वो कॉस्मेटिक्स या डिओड्रेंट से ही शुरू हुआ, राइट? जी। सो व्हाट वाज द फीलिंग कि मुझे अब जाके अपना एक पहला स्टोर खोलना है, या उसकी स्टोरी क्या थी? मतलब वो पहला स्टोर आपके दिमाग में कब आया, या आप इतने सेटल कब हुए थे? मतलब कितना टाइम आपको लगा ये हार्डशिप को पार करने में, या जो आप स्ट्रगल आप बता रहे हैं कि 8 लोग आप रहते थे, 8 लोगों के बाद फिर आपने ये रोज का 150-200 रुपए का कमाना शुरू किया, तो वो टाइम क्या लगा और वो कैपिटल कैसे जुड़ा आपका, ताकि आपके दिमाग में आपको जब ये लगा कि नहीं यार अब मुझे ये परफ्यूम पॉइंट या मुझे इस तरह का कुछ अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, तो ये आपके दिमाग, या आपको उसके लिए कितना टाइम लगा आपको? हाउ मच टाइम डिड इट टेक एक्चुअली? जो ये जो 2-250 की जर्नी थी, ये अप्रोक्स समझो मैं बता दूं आपको, 2-2.5 साल जहाँ पर हम रह रहे थे, अप्रोक्स 2 साल हम वहाँ पर रहे एक रूम में। उसके बाद हमारा काम थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया, हर एक जगह सप्लाई करना, सब करना, तो थोड़ा क्या है ना कि 250 से 500 हज़ार तक पहुँचे। खर्चा तो उस टाइम इतना हम सोच समझ के कर रहे थे। तो वैसे जैसे फंड, थोड़ा बहुत फंड जुड़ते गए, तो उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हम पहले तो हमने अपना दूसरे रेंट पे घर लिया, जिस पे 2 रूम हो गए, वहाँ पर फिर लिया, तो वो हुआ। तो उसके बाद सर फिर कैसे हुआ कि हमारी जो जिस मुकाम पे हम जो पहुँचे, हमारे फादर साहब का एक ही सपना था कि देखो जी एक लेगेसी क्रिएट करनी है, तो हम वही दिमाग में वही था कि अब करनी है। देन जब मेरे को वो चीज़ याद आ रही है कई बार, ऐसे हर एक जगह जैसे सप्लाई करते जैसे दुकानों पे खड़े रहते थे हम, भाई ठीक है जी 1 मिनट रुक जाओ जी, आपको पता है कि रिटेल में 1 मिनट रुक जाओ, आप रुक जाओ, ठीक है जी। जब हमारा काम थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया तो हमारी जो रिटेलर्स के पास थोड़ी इमेज भी बनना शुरू हो गई, ठीक है जी। अच्छा, हम उनके सामान देते थे, और पहले क्या हम उधार नहीं देते थे, क्रेडिट नहीं, लेकिन हमारे पास मूड ही नहीं था कि क्या हम क्रेडिट दें। फिर बाद में हमने चलो जी दुकानदार को थोड़ा बहुत, कहीं किसी को 2000, किसी को 4, वो पर्ची चलती थी, हो गया जी सर। उसके बाद फिर कैसे हुआ कि हमारा काम तो ठीक है जी बढ़ना शुरू हो गया, फिर कई कंपनियों के साथ हमारे कनेक्शन हुए डायरेक्ट। ये है आपका 2007-8 के दौरान कंपनी के साथ हमारे रिलेशन बिल्ड हुए। हमने फिर उनसे क्या हुआ कि पहले तो हम लेते थे वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से 12 पीस, ऐसे 12 पीस 24 ऐसे लेते। फिर कंपनी से हमारे जब कनेक्शन हो गए, सब अच्छे हुए, रिलेशन अच्छे हो गए हमारे में, हमने एक चीज़ थी कि अगर रिलेशन होगा, अच्छा रिलेशन होगा, तो बंदा आगे अच्छी ग्रोथ कर सकता है। कंपनी के साथ रिलेशन हुए, फिर ऐसे ही चलते फिर भी हमारे माइंड में आ गया कि हम कर तो रहे हैं, कुछ अपना स्टोर कैसे करें जो परफ्यूम पॉइंट की जिनी। ये हमारे अंदर ना एक कहते हैं ना कि
क्या दिमाग में आ जाता है ना, हम कई जगह खड़े होते थे तो वो अपने स्टाफ को ना गाली गलौज तक भी दे देते थे। और आज भी कहीं जैसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, हाँ। वहाँ पर अभी भी स्टाफ को गाली गलौज देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमने सोचा यार कुछ ऐसा करें कि जो स्टाफ की ना इज्जत और रिस्पेक्टफुल वो काम करे। तो ये माइंड हमने सोच के ना, मैं क्या कुछ अपना करते हैं। फिर उसके बाद हमने समथिंग 2011 में हमने सोचना शुरू कर दिया कि भाई कुछ अपने स्टोर खोलते हैं। फिर 2012 में परफ्यूम पॉइंट का कहते हैं ना कि बस मालिक की कृपा से, ऊपर वाले की हमारी कुछ इतनी हैसियत नहीं है, कहते हैं ना, बट ठीक है, वो कहते हैं जी अब हरकत करो हम बरकत डालें। बट सिर्फ हम कहें कि वो बरकत डालें। बस 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 वही बात है कि जिस वजह करके फिर परफ्यूम पॉइंट 2012 से स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो जैसे सर अभी आपने कहा कि आपके फादर साहब के एक वर्ड्स थे कि ऐसा कुछ करो कि इसमें लेगेसी बिल्डअप हो, तो कहीं ना कहीं आपको क्या, आप कुछ ऐसी बातें अपनी अपब्रिंगिंग से शेयर करना चाहते हैं, आपका चाइल्डहुड से, कि मतलब आपके फादर ने ऑब्वियसली पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होंगे और आप भी जैसे आप बता रहे हैं 5th क्लास तक पढ़े हुए हैं, तो वो वैल्यूज या वो एम्बिशियस वो कैसे आया, मतलब कि इतने स्ट्रगल के बाद भी उनके दिमाग में ये था कि यार बेटा कुछ कर रहा है तो ऐसा लेगेसी वाला करना है। तो मतलब वो ऐसे क्या फैमिली वर्च्यूज थे या फैमिली में ऐसे क्या सीख, मतलब बोलते हैं ना एक संस्कार होते हैं जिससे ये चीजें आई, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा आप इफ यू वांट टू जस्ट टेल। अब अपने ऐसी चीज पूछे जो मैं वैसे सबके सामने वैसे नहीं, बट वो जरूरी है। मेरे फादर साहब ने भी ना, जब वो छोटे से थे तो उनके फादर नहीं रहे। अच्छा, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, मेरे फादर साहब ने एक ही बात वही समझाई जो मैंने आपको बताया कि भाई आज भी हमारी कंपनी है ना, हमारे फादर साहब के नाम की है। अच्छा, तो कि लेगेसी क्या होता है भाई, अगर उसको याद रखना है तो हम क्या याद रखें, वो कंपनी के सब उनका नाम बोलें, उनको याद रखें। अच्छा, तो क्या कंपनी का नाम क्या है सर आपकी? हमारी कंपनी का नाम है जी रतन सिंह ग्रोवर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो रतन सिंह आपके फादर जी का हाँ नाम? जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव गिवन अ ट्रिब्यूट टू योर फादर बाय बिल्डिंग कंपनी ऑन हिज ओन नेम, ताकि वो लेगेसी जो है वो, हाँ जी, हाँ जी, वो बरकरार रहे। अच्छा, हमेशा हम क्या सब जो भी नाम लेंगे तो उनका बस एक हमें। तो सर ऐसी क्या टॉक्स होती थी कि मतलब आपको कि ये चीजें उनके दिमाग में भी आई या आपके दिमाग में आई कि बिजनेस में या लेगेसी में कभी, मतलब ऐसी क्या बातें होती थी जिसे अगर मैं अपने ऑडियंस को समझाना चाहूँ या कुछ बताना चाहूँ कि एक फैमिली के अंदर पेरेंट्स का क्या रोल रहता है टू अपब्रिंग देयर चिल्ड्रन इन अ वे, चाहे वो जॉब करें चाहे वो बिजनेस करें, तो ऐसे क्या संस्कार उनके अंदर जाने चाहिए या उनको ऐसे क्या फैमिली टेबल डिनर टेबल पे डिस्कशन होने चाहिए कि जैसे आपका एक दिमाग में आया कि एक लेगेसी बिल्डअप करना है इन हिज नेम, या उनके दिमाग में था जो भी करो लेगेसी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कन्वर्जेशंस होने चाहिए? बिकॉज आपको पता है आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, दादा दादी होते नहीं है, मम्मी पापा होते हैं, वो भी जॉब पे होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो बेसिकली या तो कोई केयर टेकर संभाल रहा होता है या बेसिकली वो हाउस बोर्ड स्कूल्स में होते हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि क्या वो जो बीज बोला जाता है या जो संस्कार बोले जाते हैं वो जरूरी है, और उसको मतलब क्या 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 बोलना चाहिए, मतलब आई होप मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ उस तरह से, क्या आपको लगता है कि बोलना मतलब क्या होना चाहिए इसमें? देखो जी, आज की डेट में जो मेरे फादर साहब, मैं बता रहा हूँ कि जो अगर हमारे अंदर जो ये कुछ है संस्कार है तो ये माता पिता से ही आते हैं फर्स्ट। और दूसरा ये है कि हमारे फादर साहब ने एक बात और हमें बोली थी, कहता जी बेटा पैसा इतना कमाओ, पैसा बहुत कमाओ, बट पैसे की उस हिसाब से यूज़ करो, और पैसा कमाना और सिर्फ पैसा कमाना, ये दो चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई। कहता है पैसा कमाना ठीक है जी बहुत बढ़िया है, अगर आप कहोगे सिर्फ पैसा कमाना तो आप पीछे आपके रिलेशन भी टूट जाएंगे, सब कुछ टूट जाएंगे। पैसा कमाना और सिर्फ पैसा कमाने में ये बहुत दो अंतर है जो हर एक बंदा नहीं समझ पाएगा। कि सिर्फ पैसा कमाना क्या होता है कि वो रिलेशन को भी भूल जाता है, वो किसी की भी परवाह नहीं, कहता जी मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए। नहीं जी नहीं, वो पैसे वाला तो हो सकता है बट रईस नहीं हो सकता। सर बार बार आप एक वर्ड पे बहुत फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप। तो आपको क्या लगता है कि एक बिजनेस ओनर के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर या कस्टमर रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप का क्या रोल है किसी भी एक बिजनेस ओनर के लिए, किसी भी मतलब बिजनेस में, या जनरली रिलेशन आप कैसे बोलेंगे आज आप जहां पहुंचे हैं, क्या उसमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का रोल है
कुछ आप एग्जांपल से बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं तो बता सकते जी, हैं। रिलेशनशिप का ऐसे रोल है, देखो जी, आज जहाँ पर हम पहुँचे हैं, ठीक है जी, ये हमारी टीम का जो रिलेशन हमने बिल्ड किए, जो कंपनियों के साथ हमने रिलेशन बिल्ड किए, और हमारे घर पे जो रिलेशन है हमारे ब्रदर वगैरह, उनके सपोर्ट से, हमारे दोस्त जो हैं, सब दोस्त, और हमारे कस्टमर के रिलेशन जो है, अगर कस्टमर के साथ आपने रिलेशन बना दिया, ठीक है जी, तो फिर भी आपके पास आएगा। अगर सिर्फ कस्टमर बना दिया तो आज आपका कस्टमर आपका दूसरी जगह अगर कोई 10% डिस्काउंट देगा तो वहाँ पर चला जाएगा। अगर कस्टमर के साथ आपका रिलेशन है, रिलेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि आप उनसे मिले हैं, रिलेशन ये है कि उनके आपके साथ कैसे काम किया, आप उनको कैसे आपके स्टाफ को कैसे ट्रेनिंग दी है। अगर आपने स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग दे दी कि भाई कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन बिल्ड करने हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर फिर वो उसी का ही हो जाता है। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से सर कभी आपको ऐसा लगा कि अ, ये बिजनेस में एक ऐसा लो पॉइंट आया है कि आपने हार मान ली हो कि यार अब हो गया, मतलब मैं हार चुका हूँ, या मैं जो मैं करना चाह रहा था वो मैं नहीं कर पाया, कभी ऐसा कोई पॉइंट? और आपने अगर ऐसा कोई पॉइंट आया तो उसको कैसे आपने बाउंस बैक किया? एक तो स्टोरी आपकी बाउंस बैक की है कि आप अफगानिस्तान से जब इंडिया आए तो आपने किया, जब आपने परफ्यूम पॉइंट शुरू किया, जब स्टार्ट किया, उसके बाद कोई आपको ऐसा कोई पॉइंट लगा जहाँ पे आपको लगा कि यार मुझे बाउंस बैक करना है, या मैं गिर चुका हूँ, या यहाँ से मुझे उठ के आगे जाना है? इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं सर ये आप? 2 बार हुआ है, 2 बार क्या है, बल्कि एक तो बहुत तकड़ा वो इंसिडेंस हुआ था, और एक तो क्या है कि वो डेली होता था, बट उसको हम कहते थे कि ठीक है अब तो करना है। पहले जब मैं सप्लाई करता था कई जगह जाके, जो स्टोर ओनर जो हैं, जो प्रोफेशनल अनऑर्गेनाइज प्रोफेशनल नहीं है जो, हाँ। तो वो गाली गलौज भी करते थे। हाँ तो गाली गलौज, 1 मिनट खड़ा रहा, ठीक है जी, तभी कहते हैं ठीक है जी कोई बात नहीं जी, अब सिर्फ मैं थोड़ी सुन रहा हूँ, मेरे साथ दूसरा सप्लायर वो भी सुन रहा है। मेरे को कई बार होता है कि भाई छोड़ दूँ, फिर कहते हैं छोड़ दूँ तो क्या करूँ, छोड़ नहीं सकता, कोई बात नहीं, वो बोलता जाए ना, वो अपनी जबान गंदी कर रहा है, मेरे को नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ये तो ऐसे ऐसे कोई वो बड़ा कोई वो नहीं हुआ। सेकंड जो है तो हमने बिल्कुल कहते हैं ना कि समझो कि अब यार नहीं हो पाएगा, तो ये हुआ हमारा कोविड के टाइम। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा समझो हालत जैसे कहते हैं ना ख़राब हो गई थी कि भाई अब, क्योंकि जहाँ पर स्टोर थे कोई जगह पे रेंट वे ऑफ नहीं हुआ। कई जैसे जो ऐसे कि ऑर्गेनाइज वाले थे जैसे मॉल्स वगैरह, वहाँ से हुआ। कई जगह जैसे हम नहीं जी कहते हैं जी कुछ रेंट वे ऑफ नहीं हुआ फर्स्ट। अच्छा, जो स्टाफ की सैलरीज वगैरह, वो देखो जी, अब वो हमसे उनका घर चलता है, मैं उनको क्यों बोलूँ, हम अपने सेविंग अकाउंट्स में से भी हम उनके अपने उसमें डाल के उनका काम चलता रहे, अपनी कंपनी अकाउंट में डाल के, ठीक है जी कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, हमारे स्टोर पे आग लग गई। ये उस दिन का समझो में रोने तक आ गए थे कि भाई अब सब खत्म हो गया जी, सब खत्म। और हम क्या, सब वहाँ पर आस पास जो भी हमारे स्टोर जो कंप्लीट जो भी थे, कहते अब तो भाई ये गया जितने, अब ये सब खत्म, अब ये जो इतना नुकसान हो गया अब ये नहीं उठ पाएंगे। हमने भी यही सोचा। आप चेक कर सकते हैं कि रजौरी गार्डन में जो आग लगी थी परफ्यूम पॉइंट, तो आपको सब उसमें आ जाए कि भाई कितने 10-12 घंटे आग चलती रही थी। पर ठीक है, मालिक की कृपा, हमने उसी टाइम में स्टोर के अंदर गया था, भाई आग चलती हुई अंदर गया था, ठीक है जी। और कहते हैं ना कि मालिक जब फिर भी हाथ दे के रखता है, वहाँ पर ना रूफ के एक लोहे का गेट था, लोहे का गेट था, मैंने जैसे वो खोला, ठीक है, तो आग अंदर, ठीक है, मैंने वो तो फटाफट उसको लॉक कर दिया नीचे रोने दो। फिर बाद में अगले दिन सोच में कहा यार एक बात बताओ, लोहे का गेट कितना छोटा है, पतला शुरू हो गया, इतना वो हो गया। जब मैंने कल उसको देखा कि भाई वो बिल्कुल पतला ऐसा हो गया था कि बस धक्का दे के वो टूट गया था, बट वो रुका था। तो ये सब किसकी कृपा? सब ऊपर वाले की कृपा कि भाई बचाया रखा। उससे हमारा काफ़ी, क्योंकि एक्चुअली क्या नुकसान इस तरह हो गया कि हमारा इंश्योरेंस नहीं था, और ये बहुत हमारी कहते हैं ना कि मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक, ये तो इंश्योरेंस नहीं था तो सब कुछ हो भी नहीं सकता था। वैसे ही जब स्टोर हमने बनाया, दोबारा उसको रेनो सब किया, थोड़े टाइम, महीने 1.5 महीने बाद, एक ऐसी एक कहते हैं ना कि भगवान किसी ने किसी को भेज देता आपको फिर दोबारा एक मोटिवेट करने के लिए। एक अंकल जी वहाँ पर आए, उनको मतलब पता था कि यहाँ पर, कहता जी नुकसान बहुत हो गया है। मैं क्या बहुत हो गया अंकल जी?
कहते जी किसने कमाया था? कहते ना कि मैं कमाया था, अब क्या करें? कहता फिर क्या हो गया, आए थे कुछ लेके आए थे अफगानिस्तान से, जब काबुल से आए थे कुछ लेके आए थे, उनको मैंने बताया मैं ऐसे 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 था। कहता जी फिर जब वहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे तो अब जीरो हो गए या माइनस हो गए, फिर कहता आगे कर लोगे ना, अभी आपकी जिंदगी भी बहुत है। कहता जो बंदा गिर जाता है, ठीक है ना, अगर वो गिर गया उसको उठाने वाला कोई नहीं आता। वो कहता उसको दो और मारोगे और गिरा रहे। अपने आप को आपको संभालना पड़ेगा और उठना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है आप कितने टाइम में उठोगे। अगर आप गिर के बस ये हो जाओगे भाई अब तो यार गया मैं तो गया, कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कहता आप गिरे ही रहोगे। और गिरे बंदे को कहता जी कोई नहीं उठाएगा जब तक आपको खुद नहीं उठा। तो 3 साल हमें लगे, 2023 से 2030 मिड में हम जाके फिर थोड़ा सा स्टेबल हुए। तो आपने कैसे स्टेप्स उठाए रिकवरी करने के लिए, मतलब अपने आप को कैसे समेटा और फिर आप आगे दोबारा बढ़े, मतलब अगर आप कुछ बताना चाहें इस बारे में। उसमें सर ऐसा है, जैसे अंकल जी ने ये बात कही, हम आपस में ब्रदर में हमने सब ने डिस्कस किया क्या करें। अब तो देखो जी जो हो गया तो सो हो गया, अब तो यही बोलना पड़ेगा जो हो गया सो हो गया, अब इसको कैसे करें। फिर हमने काम को थोड़ा सा कहते हैं ना स्मूथ लेवल पे स्टार्ट किया, यानी कि भैया स्टोर खोलना ये खोलना। फिर हमने बिल्कुल शांत से बैठ गए, जहाँ पर जो जो स्टोर थे उसी को ही कहते हैं कि प्रॉफिटेबल बनाए। उस पर लग गए थोड़ा टाइम, समझो 3-3.5 साल लगे। 3-3.5 साल बहुत बहुत होते हैं। तो उसके बाद जैसे ही हम हो गए फिर हमने कहा टाइम आ गया, फिर अभी आगे बढ़े। तो परफ्यूम पॉइंट का पहला स्टोर खुला था 2012 में जी। और आज उसके कितने स्टोर्स हैं, और परफ्यूम पॉइंट का पहले स्टोर की कमाई कितनी थी और आज 15 स्टोर की कमाई, मतलब आप थोड़ा शेयर करना चाहें तो ये ग्रोथ पिछले आई थिंक 15 साल आपको हो गए नियर अबाउट स्टोर हाँ जी, परफ्यूम पॉइंट के 15 साल हो गए अप्रोक्स। हाँ जी, हाँ जी, 14-15 साल हो हाँ जी। तो 2012 से लेकर तो 26 में कितने एक स्टोर से आप कितने स्टोर पर हैं, और आप सिर्फ ऑफलाइन में रहे हैं या आपने ऑनलाइन भी एक्सपेंड किया है? हमने पहला स्टोर ओपन किया गलेरिया मार्केट में। अच्छा, गुड़गांव में? हाँ जी, गुड़गांव में। ओके। तो उसकी हमारी जर्नी ऐसी थी कि हमने जब ओपन किया तो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि भाई आप छोड़ नहीं सकते, इतना टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें देना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारा ब्रांड ही इतना नहीं था, ब्रांड नहीं था ना। तो हमने वो तो किसी के रेफरेंस से उन्होंने हमें दे दिया। तो क्या जगह की बात कर रहे हैं या बिजनेस, क्या जगह, मतलब जगह आपको मिल गई? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके। तो वहाँ पर गलेरिया मार्केट में ऐसा है कि वहाँ पर बिना ब्रांड के किसी को वो रेंट पे नहीं देते। ओके ओके। तो सारी उनकी कंडीशन थी। अच्छा। हमारी एक कंडीशन भी नहीं है हमारी। हमने ठीक करना है तो ठीक है करना है जी। तो पहला स्टोर हमने वहाँ पर से शुरू किया और 16 से 18 महीने में हमने नुकसान पे नुकसान करते थे और हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम बैक हों। 3 साल का लोकिन था। अच्छा, ओके। 3 साल का लोकिन, हम 3 साल छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे तो सिक्योरिटी रेंट देना पड़ेगा, सिक्योरिटी भी छोड़नी पड़ेगी। तो हमने सोचा सिक्योरिटी छोड़ें, चलो जी। धीरे धीरे 5-6 महीने में थोड़ा थोड़ा ऐसा सेल बढ़ रही थी, बट फिर भी नुकसान हो रहा था, लॉस हो रहा था। और पहला स्टोर था और मैं सोचा कि अगर ये छोड़ दिया तो फिर तो खत्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उस दौरान भी 13 महीने मेरे को याद है, अप्रोक्स 13 महीने से शायद इससे भी 2-5 डजन और उससे हो सकते ऊपर भी हो, बट 13 महीने, 1 साल 1 महीना हमने लगातार, मैं खुद वहाँ पर जाता। अच्छा। मैं दिल्ली रहता हूँ, गुड़गांव, उस टाइम रोड भी इस तरह आजकल जैसे बन गए तो ऐसे नहीं थे। तो घर पे आता था तो रात को 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे देते थे। सुबह फिर निकलता था। तो हमने सोचा अब काम कर लिए तो अब क्या करूँ। और ऐसा ब्रदर्स को ही कुछ, मेरे पास कुछ जवाब देने के लिए कुछ वो नहीं था और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि देखो जी, हम जो ब्रदर्स हैं आज भी एक साथ रह रहे हैं तो ये एक मालिक की कृपा है। और ठीक है, दुख तो मेरे को भी होता था और उनको भी होता था, बट वो कोई हाँ जी आज क्या हुआ पूछते तो थे, आज क्या हुआ भाई, आज फिर नुकसान ये हुआ, इतनी सेल हुई, ये नहीं हुई, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। और हमने वही सोचा कि पहले तो अपना ब्रांड को ऐसे करना है कि लोग ट्रस्ट करें। ट्रस्ट मतलब ऑथेंटिसिटी पे, जो, हाँ जी, जो हाँ जी, सामान जो दे रहे हैं वो ओरिजिनल है, फेक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके ओके। तो बस क्योंकि पहले था ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत, तो वहाँ पर डुप्लीकेट आज भी बिक रहा है।
हम किसी का नाम नहीं लेते, बट आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। बट ठीक है, अब जो कर रहे हैं तो हमने वही सोचा कि भाई देखो जी, हमने एक ब्रांड बिल्ड करना है, तो हमारे दिमाग में बस कुछ करना है तो कुछ करना है। फिर लगभग हमने 16-17 महीने बाद, 18 महीने बाद हम ब्रेक इवन पे आए, ब्रेक इवन पे आए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमने 2.5-3 साल बाद फिर दूसरा स्टोर ओपन किया। अच्छा, गुड़गांव में ही? नहीं, फिर दिल्ली में किया। अच्छा, ओके। दिल्ली में किया, जो रजौरी गार्डन में। ओके ओके ओके। जो 2020 में वो उसमें आग लगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह से फिर अभी आपके हाँ, फिर उसके बाद फिर माला की कृपा रही, फिर चलते चलते गए। और आज माला की कृपा से सब, उसी की कृपा से हमारी इतनी वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 10+ स्टोर्स अच्छा परफ्यूम पॉइंट के चल रहे हैं। ओके। तो इसमें से बंद कितने हुए और कंटिन्यू मतलब 10 ही थे या 15 कुछ कोविड में बंद भी हुए? हाँ जी, कोविड में हमने अप्रोक्स 4 स्टोर हमने क्लोज भी किए कोविड। अच्छा, तो टोटल 15 थे, उसके बाद अभी 11 स्टोर आपके पास है? हाँ जी, समझो 10+ ही हैं अभी। अच्छा, 13-14 समझो 10+ ही हैं। ओके। तो उसके बाद फिर हमने ओपन किए ना 2023 में, कुछ बंद किए, जो 2021 से लेकर 2023 तक कुछ बंद किए, और 2030 में फिर 2023 में फिर स्टार्ट किया, तो आज तक अभी बस। ग्रेट सर, अभी आपने एक वर्ड यूज किया था कि ट्रस्ट नहीं था लोगों का। हाँ। तो आपने ऐसा क्या किया कि वो ट्रस्ट जो एक रिटेल या कह रहे हैं कि परफ्यूम पॉइंट का जो माना जाता है कि यहाँ ऑथेंटिसिटी है, तो ऐसे क्या एफर्ट्स थे आपके तरफ से कि वो ट्रस्ट बिल्डअप हो, और अभी तक वो कैसे मेंटेन्ड है? इसमें सर ऐसा है कि ट्रस्ट ना, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि भाई बिल्ड हो, बट जब तक सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, तो वो जैसे भी, अब एक स्टोर हुआ, दूसरा स्टोर हुआ, फिर ऐसे लगातार स्टोर जैसे बढ़ते गए, तुम्हारा मार्केट में, कस्टमर के सामने, सब मार्केट में वो ट्रस्ट ऑटोमेटिक फिर बिल्ड नहीं, मेरा कहने का क्वेश्चन आपसे ये है कि जब कोई बंदा परफ्यूम पॉइंट में पहली बार आया होगा या परफ्यूम में जब आया होगा, तो उसको वो ट्रस्ट, आप उसको क्या ऐसा माहौल देते थे, कैसा एम्बियंस क्रिएट करते थे कि उसको लगे कि नहीं यार, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, ये लोग अच्छे हैं, ये डुप्लीकेट माल नहीं बेचेंगे? तो वो आपका ऐसा क्या इनिशिएटिव रहा था? इसी वजह करके जब पहला स्टोर ओपन हुआ था, मैं खुद जाता था, ठीक है जी, और वो 18 महीने इसी वजह करके लग गए कि लोगों को, सिर्फ कस्टमर को वही एक वो करने के लिए कि भाई देखो जी, ये जब ब्रेक इवन पे आ गए तो हमने सोचा कि भाई अभी ठीक है जी। और दूसरा, हमने जब रजौरी गार्डन का भी स्टोर ओपन किया था, ये एक कहते हैं ना कि ऐसी मार्केट में ऐसा स्टोर्स, हमने कॉस्मेटिक्स के उस टाइम हमारे पास 25 ब्रांड थे, 25 ब्रांड, और एक छत के नीचे इतने ब्रांड कोई स्टोर पे नहीं थे। शॉप स्टोर वगैरह उनको जैसे छोड़ के जैसे हमारे स्टोर में थे, और जीटी में जैसे हाई स्ट्रीट में उस टाइप का स्टोर कोई था ही नहीं जब हमने यहाँ पर ओपन किया था। गैलेरिया में ओपन किया था और रजौरी गार्डन में जब ओपन किया था, इतना बड़ा स्टोर, और हाई स्ट्रीट पे ऐसा कोई स्टोर नहीं था। वहाँ पर क्या करते थे कि जैसे कुछ भी ब्रांड है, आगे पीछे छोटी सी दुकान भी, लेकिन आगे पीछे लगा के कुछ वो एम्बियंस नहीं क्रिएट कर पाए, वो कहते सिर्फ प्रॉफिट। और हमें चाहिए था कि भाई कस्टमर को एक ऐसा एम्बियंस दें कि वो आगे यहाँ पर फील करेगा भाई मैं आया हूँ तो एकदम पीस, एकदम बढ़िया सब, भाई मेरे को दिखाने वाला, भाई देखो जी, तो कोई दिखाने वाला सही स्टाफ हो, और ऐसे नॉलेजेबल हो, और सब हमें नॉलेज ऐसी दें। और फ्रेग्रेंस एक ऐसी चीज़ है कि ये कहते हैं ना कि वो लास्टिंग कितनी करती है, लास्टिंग से ज़्यादा आप उसको फील कैसे करते हैं। अच्छा, लास्टिंग तो देखो जी, लास्टिंग होती है, कई ब्रांड्स की लास्टिंग इतनी नहीं होती, बट वो आपको फील ऐसा वो करते हैं ना कि आप अपने आप को ना, जैसे कहते हैं ना कि समझो बस एक ओरा में बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। तो ये एक तरीका था आप लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करने का, इंटरेक्शन करके उनको वो सब बताने का। सर, मैं अगर आपसे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आज अगर मैं गुरमीत सिंह को एक ऑप्शन देता हूं कि वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर का बेस बनाए और फिर अपना एक ब्रांड लॉन्च, जैसे आजकल हो रहा है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपना पहले अपना एक ऑरा क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर अपना परफ्यूम ब्रांड या अपना कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च करते हैं। अगर मैं गुरमीत सिंह को वो ऑप्शन दूं कि पहले आप 10 मिलियन सब्सक्राइबर बनाइए, उसके बाद आप एक अपना लॉन्च कीजिए, या जैसे आपकी जर्नी रही है कि पहले आप 10,000 कस्टमर बनाइए, उन 10,000 कस्टमर से अपना ब्रांड बिल्ड बैक करके
उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे? शॉर्टकट 10 मिलियन सब्सक्राइबर बनाए, एक ब्रांड लॉन्च किया, चल पड़ा, या 10,000 कस्टमर्स हमने पहले मेहनत करके ट्रस्ट बिल्डअप करके बनाए, देन उसको 10,000 को 1 लाख तक या 10 लाख तक लेके जाना, वो आपको ज्यादा आप चूज करेंगे अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो? सर अगर मैं चूज करूंगा तो देखो जी, जो 10,000 वाला है ना, मैं इसको चूज करूंगा। क्योंकि देखो जी, अगर हमने 10,000 कस्टमर बनाए तो ये हमारे 10,000 से 9,000 लॉयल कस्टमर्स होंगे। अगर ठीक है जी, वहाँ पर हमने मिलियन बना दिए, ठीक है ना, मिलियन, उनसे आप पर्सनल कनेक्ट नहीं हो, ठीक है जी। और फ्रेग्रेंस एक ऐसी चीज़ है कि देखो जी, वो मैंने अभी आपको बताया ना कि उसको आप कैसे यूज़ करेंगे। दूसरी बात यह है सर कि अब जैसे आपने कहा कि वो बिल्ड बढ़िया है, वो बढ़िया है, इससे क्या ना कि इससे आपको भी मज़ा आएगा और साथ में हमें भी तो कुछ वो क्रिएट करना है, एक लेगेसी क्रिएट करनी है ना। उसमें आप ये बताइए कि जिन्होंने अपने जैसे कि मिलियंस वगैरह से वो बना दिए, ठीक है, अच्छी बात है, हम उनके वो कुछ वो नहीं बोल रहे, बट उसमें से कितने ब्रांड सक्सेसफुल हुए, कितने फेल हुए? हाँ जी, ये बात भी है। तो मतलब आपके हिसाब से कि जो एक लॉयल बेस कस्टमर बना के, चाहे वो स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, बट वो एक फाउंडेशनल बिजनेस है और लोगों को मतलब ज्यादा बिलीव होता है कि यार ये जो है वो ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू मिलियन में। आपने सर कभी सोचा नहीं अपना खुद का कोई ब्रांड लॉन्च करने के लिए? अभी ये परफ्यूम पॉइंट तो एक मल्टी ब्रांडेड आउटलेट है जहाँ पे आप बहुत सब ब्रांड्स के परफ्यूम्स वगैरह लॉन्च करते हो जी। तो आपने कभी ये सोचा नहीं कि मैं गुरमीत सिंह के नाम से भी कोई ब्रांड होना चाहिए या कोई और कोई परफ्यूम ब्रांड होना चाहिए? आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि हाँ ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि अभी हमने जो काम किया वो परफ्यूम पॉइंट को बिल्ड करने के लिए किया, उसमें मल्टीपल ब्रांड्स हैं, सारे हैं, और हमारा ब्रांड जो परफ्यूम पॉइंट है ये इंडिया में टॉप 6 में आता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ। तो जो जिसमें परफ्यूम कैटेगरी इंडिविजुअल परफ्यूम्स जिसमें, और अपना अगर आप ये नाम लेना चाहें कि टॉप 5 कौन है और 6 में आप जैसे हैं परफ्यूम कैटेगरी में, तो सबसे पहले कौन आता है और उसके मतलब थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहें इसके बारे में? टॉप 5 में जो आते हैं शॉपर्स स्टॉप है, सेफोरा है, लाइफस्टाइल है, नायका है, पार्कोस है। अच्छा, तो इनमें से नायका इज एन ऑनलाइन ब्रांड, बाकी सब जो है वो ऑफलाइन ब्रांड है। नायका इज नाउ इज आल्सो। हाँ जी। नायका का भी ऐसा है ना कि वो भी अगर उसको हम अगर ऐसा फ्रेग्रेंस में गिने तो फ्रेग्रेंस वो नहीं आता, वो ज्यादातर ऐसा कि कॉस्मेटिक्स में है, बट क्या है कि उसके अंदर भी फ्रेग्रेंसेस वगैरह जो परफ्यूम्स वगैरह हैं। और 6 नंबर पे आपका 6 नंबर भी अगर हम हैं तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है सर। ये हाँ जी, अचीवमेंट है वो। अच्छा सर, परफ्यूम एक बेसिकली एक पहले एक लग्जरी प्रोडक्ट में आता था, बट अब नाउ ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। 500-700 रुपए में भी परफ्यूम आने लग गए हैं। तो आप क्या प्रेफर करेंगे? मतलब आपके हिसाब से ये क्या सही है कि एक ब्रांड जो 500-700 रुपए में परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं और जो दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं जो एक बड़े ब्रांड्स हैं जो अभी भी लग्जरी सेगमेंट में आते हैं, तो आपको क्या लगता है ये मार्केट जिस तरह से जा रही है फ्रॉम अ प्रोडक्ट विच वाज लाइक अ लग्जरी, कि मैं परफ्यूम लगाता हूं तो वो एक लग्जरी कैटेगरी में आता था, नाउ इट हैज बिकम अ डेली, लोग अब डिओड्रेंट नहीं लगा के परफ्यूम्स लगाते हैं, चाहे वो बेला बीटा हो, चाहे वो कोई और छोटे मोटी कंपनीज के नाम हो, जो 500-700 रुपए में आपको ऑप्शन दे देते हैं अच्छे परफ्यूम के। तो आपको क्या लगता है व्हाट इज द डिफरेंस? क्या परफ्यूम पॉइंट के पास भी वो प्रोडक्ट्स हैं या अभी भी आप उस सेगमेंट में ही हैं जो एक लग्जरी या एक अबव गुड कैटेगरी परफ्यूम्स की हम बात करें तो? सर हमारे क्या है कि इसी वजह के हम जो है मल्टीपल स्टोर्स पे हैं, हाँ, हर एक जगह जो हमारे स्टोर्स हैं, और जो हमारे पास रेंज है ना वो हर एक तरह की रेंज है, हर एक कस्टमर के हिसाब से सब रेंज है। 1000 रुपये से लेके 500-700, समझो 700-800 1000 रुपये से लेके तो 10,000, 15,000, 20,000 अप्रोक्स आपका 50,000 तक भी प्रोडक्ट्स हमारे पास है। ओके, तो इससे क्या मतलब मार्केट खुला है, बड़ा है एंट्री पॉइंट आने से, या मार्केट ग्रो हुआ है? मेरा कहने का मतलब ये था कि जब से ये कम प्राइस वाले जो प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या ये उतने ही इफेक्टिव हैं, उतने ही कारगर हैं, या अल्कोहल मात्रा ज्यादा है, या आपको लगता है कि ये भी जरूरी है मार्केट में पेनिट्रेट करने की, मार्केट को बढ़ाने के लिए? एक्चुअली सर इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ऐसा है कि अब जैसे जो 500-700 वाले परफ्यूम्स हैं वो डीओ से हट के वो परफ्यूम पे शिफ्ट हो गए। वो कहते हैं चलो जी 300-400 का डीओ लेना तो परफ्यूम में ले लूँ।
और बाकी सर जैसा ना कि जो रेंज वाइज मैं किसी ब्रांड्स का मैं कुछ वो नहीं करूँगा, चाहे कि कोई ब्रांड्स अगर 500 का है या कोई ब्रांड का है 50,000 रुपये का, जो 500-700 वाला ब्रांड है वो भी क्लेम करता है भाई मैंने इसमें 15 से 20% मैंने परफ्यूम डाला है, ठीक है जी। और जो 10,000-15,000 वाला परफ्यूम है वो भी क्लेम करता है कि भाई मैंने इसमें 20 से 25% डाला है, ठीक है जी। अब ये सोचिए कि जो 700 वाला या 800 वाला, जो 500 वाला, वो भी 15-20% डाल रहा है, वो 500 में बेच रहा है, और जो 15,000 वाला बेच रहा है वो भी कहता है मैंने 20 से 25% डाला है, वो भी 15,000 में बेच रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है सर कि उसने 15% तो डाल दिया, बट उसमें ऑयल कितने रुपए वाला डाला। ये एक मैथ है कि भाई के ऊपर तो जैसे मेंशन कर दें भाई इतने परसेंट है, बट उसमें ऑयल आपका 2,000 रुपये 3,000 रुपये लीटर भी आता है, और आपका 10 लाख रुपए लीटर का भी आता है। तो उसमें ऑयल कौन सा डाला? अच्छा, कई ये क्लेम कर देते हैं कि देखो जी ये फ्रेग्रेंस है, ये फ्रेग्रेंस है। मैं ना छोटे ब्रांड की बात करूंगा ना मैं बड़े ब्रांड की बात करूंगा कि भाई एग्जाम्पल ही फिर बता रहा हूँ कि भाई ये वर्साची की फ्रेग्रेंस है, कहते हैं जी वो देंगे 500-700 का, ठीक है जी। तो 500-700 में वो फ्रेग्रेंस थोड़ी आएगी, वो सिर्फ एक कस्टमर को सर आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मेक योर ओन परफ्यूम करके बहुत वायरल वीडियोस होती हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जिनके पास आप जाओ, वो कुछ सूंघते हैं, चेक करते हैं, ये करते हैं, फिर वो परफ्यूम बनाते हैं एंड दे कस्टमाइज इट। और दूसरी तरफ एक ब्रांडेड कंपनीज हैं जो कस्टमाइज नहीं बेचती, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचती हैं, जो भी उनकी एक लाइन ऑफ SOPs हैं उसके हिसाब से बेचती है। तो आपको क्या लगता है कि विच इज़ मोर बेटर, सेफर, जो या ये सिर्फ जैसे जो जाके रेडीमेड बनाते हैं, या फिर जो एक स्टैंडर्ड परफ्यूम्स आते हैं जो मार्केट में बिकते हैं? और सर मैं ये एक अपने इस पे एक ये बताऊंगा कि दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, जैसे सर ये कि जो कहते हैं जी हम आपको ये फ्रेग्रेंस बना के दे देंगे, ठीक है सर, आप मेरे बोलने से बोलोगे तो कुछ वो नहीं होगा, बट क्या है ना कि एक आपको नॉलेज ये दे रहा हूँ, और जो सुनने वाले हैं उनको भी एक नॉलेज ये दे रहा हूँ कि आप सर्च करो कि भाई क्या ये परफ्यूम स्किन पे लगाने के लिए नुकसान नहीं करेंगे। ये वाले बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम, किसी का भी ब्रांड का नाम नहीं, मैं तो आपको एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है उसके, बिल्कुल बिल्कुल जी। वो क्या है सर कि परफ्यूम जब बनता है तो मैंने बताया ना कि ये एक एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि किसी भी टाइम बस ये लगे मैंने आपके लिए परफ्यूम बना दिया। ये एक एक्सपीरियंस करना होता है। और जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो कोई भी ब्रांड्स है, उनको जो परफ्यूम बनाते हैं वो ऑयल्स को जब उसको कर रखते हैं, अल्कोहल को सब उसको, उसमें अल्कोहल डलता है, कितना अल्कोहल डलता है, ठीक है जी, वो उस मात्रा में होता है, और कितना परफ्यूम ऑयल होता है, वो ऑयल्स उसको कितने टाइम रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस उसमें मशीन इसमें एक इसमें डाल दिया, कंटेनर में डाल दिया, ठीक है जी, वो डाल दिया, लो जी आपका परफ्यूम बन गया जी। वो बहुत नुकसान करता है। अच्छा, या तो आप बिकॉज आप इस इंडस्ट्री से हैं, तो आप हमेशा ये बोलेंगे कि ये जो परफ्यूम्स हैं जो एक कंपनी जो बनाती है, या कोई चाहे वो 500-700 वाला हो, चाहे वो 5,000 वाला हो, दैट इज मोर बेटर, सेफर देन जो भी जाके रेडीमेड परफ्यूम्स बना के, जो आजकल हम देखते हैं कि चॉकलेट फ्लेवर बना दिया, आइसक्रीम कोई भी ऐसा फ्लेवर बनाए, तो वो नहीं वो नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से। एक्चुअली क्या इसमें ना, देखो जी मैं बता दूं आपको कि इसमें जो वो बनाते हैं तो वो उसका फर्स्ट नोट आपको मैच कर देंगे, उसके बाद के नोट्स कुछ भी मैच नहीं करते। उसमें आपको दिखा दिया, ठीक है जी, ओके जी। नोट्स का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? नोट सर ऐसा होता है कि एक होता है बेस नोट, मिडिल नोट, वो वही कहता हूँ ना कि परफ्यूम्स जो होता है ना, ये एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। आप लगाओगे ना तो जैसे ना कहते हैं ना कि आपका म्यूजिक जैसे वो चलता है, तो ये परफ्यूम्स का एक्सपीरियंस ऐसे ही चलता है। अच्छा। वो जैसे ना कि वो जैसे जैसे टाइम बीता जो चलता रहेगा तो उसके नोट्स चेंज होते रहते हैं। अच्छा, मतलब जब हम परफ्यूम लगाते हैं और जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो उसका एक्सपीरियंस लेवल ऊपर नीचे होता रहेगा। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो ब्रांड्स होते हैं, वो आप जो एक्सपीरियंस की बात बेसिकली कर रहे हैं, वही नोट्स की बात कर रहे हैं कि ये जो एक बेसिक नोट है, जो एक फ्रेग्रेंस का जो एक
थीम है वो धीरे 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 करके ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, जी। तो वो एक्सपीरियंस की आप हाँ बात जी, करें हाँ जो जी, आपको हाँ एक ब्रांडेड एक बॉटल जो बनती है एक प्रोसेस हाँ से जी, हाँ जी। उसमें मिलेगा, ना कि ये रेडीमेड ऑन द स्पॉट जो। इसमें वही तो कह रहा हूँ, ये कहते हैं ना, उसी टाइम का बस मजा ले लो बस। अच्छा, ओके ओके। हम थोड़ा सा एक इंडस्ट्री के बारे में हम जानना चाहेंगे सर। आजकल कोई भी ब्रांड जो है वो ऑनलाइन प्रेफर पहले करता है, पहले अपना एक ऑनलाइन ब्रांड बनाता है, उसके बाद ऑफलाइन वो अपना स्टोर्स बनाता है। आप उल्टा कर रहे हैं, आपने पहले अपना ऑफलाइन बिजनेस को डेवलप किया एंड नाउ यू आर ट्रांजिशनिंग टू एन ऑनलाइन मीडियम। तो आपने उल्टी राह क्यों पकड़ी? आपने आपने पहले वाली राह क्यों नहीं पकड़ी कि पहले ऑनलाइन में फटाफट ब्रांड बना दिया, उसके बाद फिर आपने स्टोर शुरू करे, या पहले बहुत मेहनत करके पहले 15 स्टोर्स बनाए, 12 स्टोर बनाए, फिर अब आप ऑनलाइन जा रहे हैं? एक्चुअली कि जिस टाइम हमने स्टार्ट किया उस टाइम ऑनलाइन का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, फर्स्ट। दूसरा ये है कि सर अब आज भी ना जो परफ्यूम्स की मार्केट है ऑनलाइन जो है वो सिर्फ 20 से 25% है। अच्छा, तो अभी थोड़े टाइम में ही बढ़ी है अभी। और ऑफलाइन मार्केट जो है वो आज भी 75 से 80% है। अच्छा, आज भी लोग प्रेफर करते हैं हाँ शॉप जी। पे जाके परफ्यूम को स्मेल करके खरीदना? बिल्कुल जी। अच्छा, ऑनलाइन का ये है कि देखो जी, जिसने शॉर्टकट, चलो ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि ब्रांड बनाना है, उन्होंने सिर्फ ब्रांड बना के आगे करना है, तो वो उनके लिए ऑनलाइन ठीक है जी, चलो ठीक है जी, जो प्रॉफिट आया आ गया। बट हमने एक कहते हैं कि एक ब्रांड बनाना है, साथ में एक लेगेसी क्रिएट करनी है कि एक देखो जी, अब मेरे माइंड में एक बात आ गई, कहते हैं जी अब इंसान आता है तो एक शख्स होके आता है, कहते हैं एक आ गया जी, ठीक है जी, बट किसको लोग याद करते हैं? शख्स को याद करते हैं या शख्सियत को याद करते हैं? शख्सियत को याद करते हैं। तो वही चीज़ है, ठीक है, मैंने ब्रांड बना दिया, बिक गया, सोल्ड आउट हो गया, मैंने किसी और को भेज दिया, वो कर दिया, प्रॉफिट आ गया, मैं एक शख्स तो बन गया, बट शख्सियत नहीं बन पाया। गुरमीत जी, आप मुझे थोड़े से अगर टिप्स देना चाहें कि मैं एक फेक प्रोडक्ट को और एक ओरिजिनल प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एज एन रिटेलर, एज एन कस्टमर, तो हमें क्या 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 चीज़ें देखनी चाहिए कि यार ये फेक है या ये रियल वर्साचे है या ये रियल या फेक वर्साचे है, या कोई भी आप बड़े ब्रांड का नाम ले लीजिए। देखिए सर, मैं बता दूं आपको, इसमें पहले तो आपका किसके ऊपर ट्रस्ट है फर्स्ट, और जब कह रहे हैं कि हम कंपेयर कैसे करें, जब भी आप कुछ भी आप लो, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर से लो। ऑर्गेनाइज का थोड़ा सा डेफिनेशन है, आप अगर आप हमारे ऑडियंस के समझाना चाहे तो क्या होगा? हाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर देखो जी, जैसे मैं बता दूं आपको, सेफोरा हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, नायका हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, परफ्यूम पॉइंट हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि एक ब्रांडेड स्टोर रूम से लेना चाहिए, ब्रांडेड हर जगह से, हर शॉप जगह से नहीं लेना चाहिए। अच्छा। देखो जी, अगर आपने सिर्फ परफ्यूम लेना है तब कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपने उसका एक्सपीरियंस लेना है और आपको पता है भाई कि जेन्युइन लेना है और ऐसा लेना है कि भाई मैं उसको फील करूं, तो फिर आप, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई आप परफ्यूम पॉइंट से लें, आप शॉपर स्टॉप से भी ले सकते हैं, आप नायका से ले सकते हैं, आप सेफोरा से ले सकते हैं, आप लाइफस्टाइल से ले सकते हैं। ओके ओके, ग्रेट। मैं इतना ज़्यादा परफ्यूम यूज़ नहीं करता हूँ, आई एम अ डिओड्रेंट गाय, बट अगर मुझे परफ्यूम लेना है तो मेरी क्या पर्सनैलिटी के हिसाब से परफ्यूम मुझे लेना चाहिए? ऐसा कुछ मतलब मैं जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इंसान की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है उसका परफ्यूम, या इन्फ्लुएंस होकर परफ्यूम लेता है कोई बंदा, या परफ्यूम लेने एक्चुअली परफ्यूम लेना कब चाहिए और कैसे लेना चाहिए कि ये वाला परफ्यूम मेरे लिए बेस्ट है? मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे भी आपने बताया एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, या एक जो टोन की बात करते हैं, हम नोट की बात करते हैं, एक संगीत आता है राइट, किसी को क्लासिकल पसंद है, किसी को रॉक म्यूजिक पसंद है, तो ऐसे ही मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे लिए कैसा परफ्यूम बना हुआ है या किस तरह का परफ्यूम बना हुआ है? उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपके लिए सर ऐसा है कि आपके परफ्यूम में लूँ तो किस हिसाब से? मैं नहीं, कोई भी इंसान, कोई भी इंसान अगर वो पहली बार परफ्यूम लेने जा रहा है या वो अपना परफ्यूम अपने आप को स्विच करना चाह रहा है फ्रॉम अ डिओड्रेंट गाय टू अ परफ्यूम गाय, तो क्या उसको क्या चीजें नोट करनी चाहिए? मतलब क्या वो पर्सनैलिटी ड्रिवन होना चाहिए, इन्फ्लुएंस ड्रिवन होना चाहिए, पैसा ड्रिवन होना चाहिए, ये क्या मतलब? क्योंकि आपने बार बार आप एक वर्ड बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस है, टोन है, तो ये तो है नहीं कि मेरे को सारे परफ्यूम्स मेरे लिए ही होंगे। नहीं जी, नहीं, मेरे लिए कुछ ही परफ्यूम्स होंगे। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी के लिए परफ्यूम खरीदने के लिए, अगर उसको करना है तो? अब जैसे उसकी उस पे है कि आप किस जगह काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा पार्टी वेस्ट चाहिए तो आपको ऐसा परफ्यूम चाहिए, क्यों पार्टी में
बंदा जाता है सिर्फ मैक्सिमम 2-3 घंटे पार्टी में रहता है, तो उसके लिए ऐसा परफ्यूम होना चाहिए कि वो उसका ऐसा प्रोजेक्शन हाई होना चाहिए। प्रोजेक्शन हाई मीन्स कि आपने लगाया तो एकदम वो आसपास सब होना चाहिए कि भाई आपने कुछ लगा दिया। अगर आप ऑफिस ज़्यादा, तो उसमें परफ्यूम फिर प्रोजेक्शन वाला नहीं, वो नहीं चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एकदम हाइपर उस वाला। उस टाइम चलेगा कि भाई आपकी फ्रेग्रेंस जैसे जन बताया ना कि सॉन्ग जिस तरह वो करते हैं ना, तो धीरे स्मूथ एकदम कि भाई किसी को परेशानी, आपके साथ जो कोई बैठा है उसको परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, और उसको भी अगर वो देखे तो उसको भी अच्छा लगना चाहिए कि भाई एकदम फ्रेश फ्रेग्रेंस हो, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जैसे ओकेजनल के हिसाब से, जगह हाँ। मैं पार्टी में जा रहा हूँ तो हाँ स्ट्रॉन्ग जी। परफ्यूम जिसको बोलते हैं वैसा होना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। डेली वेयर अगर मैं ऑफिस में जा रहा हूँ या स्कूल में जा रहा हूँ या कॉलेज में जा रहा हूँ तो उसका एक अलग हाँ जी, हाँ जी, अलग। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर अभी आपने बात किया कि परफ्यूम जो है 500 रुपए के भी आते हैं, 700 के भी आते हैं, तो फॉर मी व्हाट डू यू प्रेफर कि मैं डिओड्रेंट मी मतलब हम ऑडियंस के लिए कि आज क्या बोलते हैं कि डिओड्रेंट मार्केट तो ऑब्वियसली बहुत आगे है परफ्यूम वाली मार्केट से, हाँ जी, डिओड्रेंट बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। आगे है परफ्यूम से, बट आजकल बहुत सारे डिओड्रेंट ब्रांड्स भी जो है वो परफ्यूम की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो डेनवर हो जाए, चाहे वो फॉग हो जाए, हर बंदा अपने आप को परफ्यूम पे लेके आ रहा है। तो आप क्या ये शिफ्ट देख रहे हैं कि आजकल लोग डिओड्रेंट से परफ्यूम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और उसके पीछे रीजन क्या है? मतलब व्हाई पीपल आर नाउ, इवन ब्रांड्स आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन की वो डिओड्रेंट ब्रांड होने के बावजूद भी दे आर कमिंग विद परफ्यूम ऑप्शंस, ये सब करके। तो आपको ये ट्रेंड क्या दिख रहा है? मतलब ये ट्रेंड क्यों ऐसा हो रहा है, और कितना आपको क्या लगता है ये आगे बढ़ेगा या वापस लोग डिओड्रेंट की तरफ जाएंगे? नहीं, अभी क्या है कि जो डिओड्रेंट से परफ्यूम के लिए शिफ्ट हो चुके हैं तो वो डिओड्रेंट्स में वापसी नहीं जाएंगे। डिओड्रेंट्स के लिए नई मार्केट अभी क्रिएट हो रही है। अच्छा। हाँ जी, हाँ। अच्छा। और क्या है कि डिओड्रेंट्स की मार्केट अभी भी बहुत बड़ी है। परफ्यूम के हिसाब से डिओड्रेंट मार्केट बिल्कुल समझो कि बिल्कुल बराबर है। बट परफ्यूम्स का असर क्या है कि जो परफ्यूम्स में वो शिफ्ट हो गए हैं, अगर वो 200-300 का डिओड्रेंट यूज़ करते हैं तो जाहिर है कि वो 500-700 का परफ्यूम लेंगे। आज 500-700 का लेंगे तो कल वो 1000 का भी ट्राई करेंगे, कल वो 1500 का भी ट्राई करेंगे। बट मोस्टली ये है कि जो 1000 से 1500 की रेंज में परफ्यूम्स हैं वो भी बेस्ट है। अच्छा, ओके ओके। सर आपके परफ्यूम पॉइंट का कस्टमर कौन सा होता है? मतलब आप कौन सी एज के ज़्यादा आपके और कस्टमर्स आपके पास आते हैं, या परफ्यूम लवर्स आपको कौन लगता है ज़्यादा कौन है? यूथ है या प्रोफेशनल है या एजेड है? ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं? और जो आप 50,000 के, मतलब आप अगर रेंज वाइज समझा सकें कि 500-700 के 800-1000 रुपये के प्रोडक्ट्स कौन आता है, या इस तरह से कुछ आप थोड़ा सा बता सकें, हम आपकी कस्टमर बेसिकली जर्नी बता सकें कि कस्टमर जब आता है तो वो क्या खरीदता है, और वो 50,000 तक जाता है कभी या नहीं जाता है कभी भी? जो 50,000 वाला कस्टमर है वो बहुत कम है। बहुत कम मीन्स के वो हमारे जो जैसे है तो स्टोर के हिसाब से है, वो हर एक जगह वो नहीं सेल होता, वो स्टोर टू स्टोर है। और बाकी जो है आपका जो 500-700 वाला है, 500-700 वाला भी अभी शिफ्ट हो रहा है 1000 से 1500 के साथ। हमारे पास रेंज जो है वो 1000-1500 वाली रेंज में वो ज़्यादा है। देन आपका जैसे अगर कोई गिफ्टिंग के लिए लेता है तो वो 4-5 हज़ार रुपये परफ्यूम लेता है, 3 से 4 हज़ार, 5 हज़ार रुपये, 2,500 से लेकर 5 हज़ार के, समझो हर एक स्टोर टू स्टोर। अब हर एक स्टोर पे कई जगह है वहाँ पर 500 का नहीं बिकता, 1000 का 1500 का भी इतना नहीं बिकता, वहाँ पर बिकते ही 4-5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा बिकते हैं। और कई स्टोर्स हमारे हैं वहाँ पर 1000-1200 से लेके 3-4 हज़ार रुपये तक उनकी ही सेल ज़्यादा है। वो स्टोर टू स्टोर है कि वहाँ पर जो क्लाइंटेज के हिसाब से है। क्या गुरमीत जी आप ये शिफ्ट देख रहे हैं कि लोग पहले परफ्यूम्स जो थे वो गिफ्टिंग पर्पस के लिए लेते थे, अब वो सेल्फ कंजप्शन के लिए ले रहे हैं? क्या आपको भी वो शिफ्ट दिख रहा है, या अभी भी ये जैसे भी आपने बताया गिफ्टिंग कैटेगरी जनरली, क्योंकि मैंने कहा डेली यूजर्स डिओड्रेंट्स पे जाते थे और ओकेशनल परफॉर्मेंस ओकेशनली वो परफ्यूम्स यूज करते थे या गिफ्टिंग पर्पस के परफ्यूम्स करते थे, क्या वो शिफ्ट आप देख रहे हैं अपने पिछले 2-3-5 सालों में कि लोग अब गिफ्टिंग के लिए नहीं पर्सनल यूज के लिए भी ले रहे हैं और डिओड्रेंट से भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं? जी, अच्छा, काफ़ी ऐसा है। जैसे खासकर जैसे जो ऑफिस वगैरह वहाँ पर गिफ्टिंग वगैरह तो चाहे है ही, और साथ में पर्सनल यूज़ के लिए भी आज की डेट में वो आजकल जो ऑफिस के जो काम करते हैं वहाँ पर 3-4 हज़ार रुपये का परफ्यूम वो ले ही लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, उनका तो ये है कि 3-4 वो मिनिमम उतना ले ही लेते हैं कि। सो गुरमीत जी हम एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। आपको एक
या 2 वर्ड में उसका आंसर देना है। एक ऐसा बिजनेस लेसन आप मुझे बताइए कि जहाँ पे आपने, मतलब कोई भी अगर बिजनेस ओनर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जो आप बोलते हैं ना, पहला 1 करोड़ कमाना बड़ा मुश्किल होता है। 1 करोड़ के बाद फिर वो 100 करोड़ तक पहुंचना राह आसान होती है, पर पहले 1 करोड़ की जर्नी जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसा कोई लेसन आप बताना चाहते हैं, क्योंकि आपने वो जर्नी क्रॉस कर ली है, 1 करोड़ का जो टाइम लाइन था, तो ऐसा कोई लेसन क्या वो 1 करोड़ को अचीव करने के लिए कैसे करना पड़ता है? देखिए सर, वो जो 1 करोड़ कमाने के लिए काफ़ी आपको ऐसा कि सेक्रीफाई करना पड़ेगा, बाद में भी करना पड़ेगा, बट उस टाइम का सेक्रीफाई बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, सैक्रिफाइस इन द सेंस आप मतलब पर्सनल लेवल पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, उसमें काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल जैसे देखो जी, फैमिली को टाइम ना देना, ठीक है। स्ट्रगल कुछ आपको कुछ अगर कुछ सामने वाला कुछ बोल भी देते, जैसे मैं वहाँ पर खड़ा रहता था, वो गाली भी देता था, फिर अंदर से तो मैं बोलता यार मैं क्यों ऐसा काम कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, उस टाइम के लिए। जब बाद में फिर अपने ऑफिस में या घर पे पहुंचे, यार मैं कहता यार वो बोलने दो ना, कोई बात नहीं। ओके। जिंदगी में कोई एक रिग्रेट है आपको कि अरे यार मैंने ये, काश अगर मैं ये ना करता तो शायद मैं, और ऐसा कोई रिग्रेट आपकी लाइफ में आपको लगता हो? पश्चाताप, रिग्रेट? एक सर ऐसा है कि जिस टाइम हमने परफ्यूम पॉइंट ओपन किया, हम वो चाहते कि 1 साल पहले और ओपन करते तो हमारे फादर साहब देखते तो वो बहुत बढ़िया था। ओहो, पर कोई बात नहीं सर, वो ऊपर से हाँ जी, तो इस वजह करके हम चाहते हैं कि वो नहीं भी है तो फिर भी उनका नाम आज भी हमारे साथ है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ। उनके आशीर्वाद से सर आज ये चीजें आगे तक बढ़ रही हैं। थैंक यू जी। आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, लग्जरी को या वैल्यू को? वैल्यू को। रीजन? सर वैल्यू होगी तो लग्जरी ऑटोमेटिक आएगी। अच्छा, तो लग्जरी से वैल्यू नहीं आती है? हाँ जी, लग्जरी से वैल्यू नहीं आती, वैल्यू से लग्जरी आती है, आप बोलना चाह रहे हैं? सर अगर आप हमारी वैल्यू है, ठीक है ना, तो लग्जरी मेरे पास आ सकती है। अगर सिर्फ लग्जरी है, अगर लग्जरी तो मैंने ले ली, ठीक है जी, और कहीं जाता हूँ मेरे सामने तो कोई बोल देते हैं ठीक है जी, बट बाद में मैं कहते हैं यार कुछ भी तो वैल्यू नहीं रही। ठीक है। लेगेसी, आपने एक वर्ड बोला था कि लेगेसी है, तो आपको लेगेसी डिफाइन करना हो एक वर्ड लाइन में तो क्या आप मतलब लेगेसी को किस तरह से देखते हैं? हाउ विल यू डिफाइन इन 1 सेंटेंस लेगेसी? सर मैं बता रहा हूँ कि आज जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है ना, ये भी उसका एक पार्ट है। अभी तक हम जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं, जो हमारा टारगेट है कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो लेगेसी हम क्रिएट करें। लेगेसी का मतलब डिफिनेशन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई नया एंटरप्रेन्योर है, बडिंग एंटरप्रेन्योर है, तो लेगेसी क्या, उसके लिए मतलब क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह के क्या लेगेसी आप क्रिएट करना चाहते हैं? मतलब ऐसी क्या चीज़ आप छोड़ के जाना चाहते हैं लेगेसी के नाम पे? जैसे तेंदुलकर ने अपनी लेगेसी छोड़ के गए हैं जी, धोनी साहब अपनी लेगेसी छोड़ के गए हैं, रतन टाटा इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ के गए हैं, राइट। तो आपके हिसाब से लेगेसी, आप किस तरह की लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, या आपके हिसाब से लेगेसी क्या होगी? सर हमारी लेगेसी ये होगी कि जैसे हम इस हिसाब से, अगर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ये मेरे को, ठीक है, अफसोस है वही मैं क्यों पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट दुख नहीं है, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि इस देश में ना जो एजुकेशन पे काम होना चाहिए, एजुकेशन सबको करनी चाहिए एजुकेशन, बट साथ में ना एक स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए। बाई चांस आपके उस टाइम एजुकेशन अगर काम नहीं आती तो वो स्किल काम आई, और इस चीज़ को वो लेगेसी पे वो कर सकते हैं। ग्रेट सर। सर अब आज भी आप क्या प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन या रिटेल, ऑनलाइन रिटेल या ऑफलाइन रिटेल? सर आज भी अगर एक लेगेसी की बात करूँ वह उसी पे आगे, तो ऑफलाइन को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बट ऑनलाइन हमें अभी जाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है वो भी, बट ऑफलाइन इज मस्ट। ओके। आपका कोई सपना जो अभी भी आपको लगता है कि अधूरा है या पूरा नहीं हुआ है, या सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं उसको आप? जी बिल्कुल जी, ये सपना है कि अभी जो हमारे फादर साहब के नाम की कंपनी है, इसको एक लेवल पे जो हमारे माइंड में है, जो हमारे आईपीओ लेके जाना है? हाँ जी, आईपीओ पे लेके जाना है? मालिक की कृपा की ज़रूर जी, ज़रूर, डेफिनेटली। अच्छा, तो किस लेवल पे आप सोच रहे हैं इसको लेके जाने का, मतलब क्या आपके दिमाग में? 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़? वो अभी फिलहाल डिस्क्लोज नहीं कर सकते।
ठीक है। सर, जैसे कि आपको एक अवार्ड भी मिला था, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड माधुरी दीक्षित से, राइट? तो आपको क्या लगता है कि रिकॉग्निशन और पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो क्या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है? किसी एक बिजनेस ओनर के लिए क्या उसकी पर्सनल ब्रांडिंग या उसको रिकॉग्निशन जो मिलता है एज एन ऑनर या एज अ फाउंडर, वो आजकल बहुत जरूरी है असाइड द ब्रांड? सर दोनों का कंबाइन होता है, कंबाइन होना चाहिए, ठीक है जी। आप ब्रांड के साथ साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी ज़रूरी है, वो आज की डेट में वो मस्ट है। यही सर हमारा मोटिव है बेटर यू विद शुभम टंडन और एक्सो मल्टीमीडिया का, कि हम उन अनसंग हीरोज को आगे लेके जाएं जहाँ पे वो एक ब्रांड बन पाए, और जो ब्रांड वो डेवलप कर रहे हैं उनके साथ साथ खुद भी एक ब्रांड बन पाए सर। ये एक हमने इनिशिएटिव लिया, आई होप ये सही चलेगा। गुरमीत जी, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ यार, कल सब कुछ खत्म हो जाए जो आपने बनाया परफ्यूम पॉइंट, और अब बैक टू वही जर्नी दोबारा आ जाए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था 1992 में, क्या आपको लगता है कि अब दोबारा से अगले 20 सालों में ये बिजनेस खड़ा दोबारा से कर सकते हैं? ऐसे क्या स्किल्स आपने डेवलप किए हैं अपने अंदर लास्ट 15-20 सालों में जो आपको लगता है कि सब कुछ चला भी गया मुझे से, तो मैं दोबारा खड़ा कर दूंगा वो? देखिए सर, ये आपको डर लगता है कि ये हाँ, सब चला ना जाए? बड़ी मुश्किल से मैं वही कह रहा हूँ, डर तो देखो जी, डर तो लगता है। हाँ, क्योंकि अभी एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर डर और ज़्यादा लगता है। एक तो देखो जी, एज इफेक्ट कि भाई पता नहीं कल रहे ना रहे, कुछ कह नहीं सकते, बट फिर सोचते हैं कि ज़रूर होगा। पहले अगर हमने 25 साल में किया, यहाँ तक पहुँचे, आगे कुछ ऐसा कुछ ना है जैसे 2020 में आ गया, तो 5-6 साल में हम वापसी अपने हिसाब से अपनी जगह पे पहुँच गए। अगर कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है, कुछ होता है, तो ऐसे कोई घबराने की, किसी को भी ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो जी, अब कहता है हौसला बुलंद करो। मैं एक जैसे ना कभी ऐसे कुछ मूड जैसे ऐसे हो जाता है ना, तो मैं एक सॉन्ग फिर वो 4-5 बार उसको सुनता हूँ। आपके स्टोर पे किसी सेलिब्रिटी ने आके कुछ परफ्यूम खरीदा है आपको, या अभी तक, या वो एक चाहते हैं कि आपके पास भी कोई सेलिब्रिटी आए, रणवीर सिंह आए, नॉट पेड प्रमोशन, खुद आए, और या कोई भी आपका सेलिब्रिटी आए और आके बोले कि मैंने परफ्यूम पॉइंट से ये पॉइंट खरीदा? ऐसा कोई अभी तक कोई सेलिब्रिटी या कोई बिग नेम आया आपके सेंटर पे जो आपको याद हो या ऐसा कुछ हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे कई बार ऐसा हुआ है, और कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे स्टोर से जाके उनको गिफ्ट गए हैं। अच्छा, कोई जैसे आपने लिया, आपने उनको गिफ्ट दिया, तुम्हारे स्टोर से लेके आपने उनको दिया। अच्छा, ओके। तो ये कई बार हुआ है। तो हम ये पॉडकास्ट खत्म होने से पहले गुरमीत जी एक बात पूछना चाहेंगे। मैं एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में कुछ करना है, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? शुड आई गो फॉर एन ऑनलाइन मोड और एन ऑफलाइन मोड, या वो स्टेप क्या लेना चाहिए आज मुझे, अगर दोबारा से, या अगर आपको दोबारा से परफ्यूम पॉइंट आज स्टार्ट करना हो, तो वो कैसे शुरुआत रहेगी आपकी? या मुझे अगर परफ्यूम पॉइंट पार्ट 2.0 बनाना हो, तो मुझे वो क्या आप सलाह देंगे, सीख देंगे, मैं इस तरह से कर पाऊँ? सर 2 रास्ते हैं। आपका मकसद क्या है? सिर्फ पैसा बनाना या पैसा बनाना? अच्छा, 2 हैं। सिर्फ पैसा बनाना हो, सिर्फ पैसा बनाना हो तो सर? पैसा बनाना हो तो पहले एक अपना, जैसे ब्रांड ऑनलाइन ब्रांड नहीं बनता। ऑनलाइन सेल तो आ जाती है, बट वो ब्रांड नहीं बनता। वो हमेशा ऐसा है कि अगर उसको हम अपने स्टोर भी रखते हैं ना, तो कई कस्टमर क्या कहते हैं, ये तो ऑनलाइन ब्रांड है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू 500-700 रुपये होती है, तो 2500 MRP रख दो। 2500 का 2500 का MRP रख दो, फिर 60% डिस्काउंट दे दो। कस्टमर कहता है जी मैंने 60% डिस्काउंट ले लिया जी, 70% डिस्काउंट ले लिया जी। तो इस वजह करके वो फिर सिर्फ पैसा कमाना हो गया। तो आप चाहते हैं कि ऑफलाइन मतलब स्टोर खोल के या कोई भी ब्रांड डेवलप करके? वैसे देखो जी, वो भी ठीक है। ऑनलाइन भी ऐसा कोई नहीं कि मैं देखूंगा कि मैं कहूँ कि ऑनलाइन बिल्कुल ख़राब, नहीं जी, नहीं। ऑनलाइन देखो जी, सब ब्रांड्स भी बिकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ऑनलाइन भी होना चाहिए। ऑनलाइन आज की डेट में जेनजी जो है वो ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। और ऑनलाइन पे क्या है कि वहाँ पर कस्टमर फील नहीं कर सकता
ऑफलाइन के, ऑफलाइन में फील करेगा, पसंद आएगा तो भी फिर ऑनलाइन ले सकता है, बट ऑनलाइन जब तक उसको पता नहीं होगा तो कैसे लेगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से फ्रेगनेंस इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी सी एक्सपीरियंस बेस्ड ज़्यादा है, तो जी। इसलिए वो ऑफलाइन अभी भी ऑफलाइन में ज़्यादा डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस आप जो जी। बात कर रहे हैं, वो कभी भी रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा ऑनलाइन से। अगर सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं कि गुरमीत सिंह को 50 साल के बाद या परफ्यूम पॉइंट को 50 साल के बाद आप किस तरह से जानना चाहते हैं कि लोग गुरमीत सिंह को जाने या परफ्यूम पॉइंट को जाने या दोनों को जाने, और किस तरह से जाने? देखो जी, पहला मेरा वो रहेगा कि लोग ना मेरे से ज़्यादा परफ्यूम पॉइंट को जाने, मेरे लिए सब वो ज़्यादा है, बट मेरे को इसलिए जाने कि भाई कैसे स्ट्रगल से किया, ये बन सकता है, तो ये बना सकता है जो 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ बंदा, तो दूसरा बंदा मैं क्यों नहीं बना सकता, तो वो भी बना सकता है। और जैसे आपने कहा ना कि मेरा एक समझ था कि आज तक जब से मैं इंडिया में आया हूँ, मैं अभी तक किसी को नहीं बताया, मैंने सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कुछ अगर कमिटमेंट अपने आपसे भी कर ली ना, तो ये समझो वो बड़ी चीज़ है। मैंने अपने आप से कमिटमेंट की है, अभी तक मैंने अपने बर्थडे का केक नहीं काटा। अच्छा। रीजन बीइंग? क्योंकि भाई जब तक मैंने जो सोचा है, अच्छा, चाहे तक मैंने देखो जी अपने फादर साहब से वही जो बताई ना कि मैं जो सब ये जो सीख रहा हूँ, ये उनकी यादों से सीख रहा हूँ, जो से मेरे को सिखाया वही सीख रहा हूँ, कि भाई इसी वजह करके ना मैंने अभी तक, जब एक विजन है जब वो हो गया तो उस दिन फिर मैं अपने बर्थडे का केक काटूंगा। तो सर वो अगर आप बुरा ना माने तो वो विजन क्या है, क्या देखना चाह रहे हैं, मतलब किस तरह से देखना, या अब हम कब एक्सपेक्ट करेंगे कि वो केक हम गुरमीत जी के साथ बैठ के केक काटें? विजन थोड़ा सा अगर हाईलाइट, मतलब पूरा मत बताइए, थोड़ा हाईलाइट देना चाहे, क्योंकि देखिए हमारा मेन मोटिव भी यही है कि लोगों को पता लगे कि सपने देखना अच्छी बात है, पर सपनों के लिए काम करना और इस कमिटमेंट के साथ करना कि जब तक यार मैं वो अचीव नहीं करूंगा तब तक मैं केक नहीं काटूंगा। सर ये एक सुनने में और कहने में बहुत अच्छा लग रहा है सर ये वाली बात, बट ये सर मतलब हंसी के अलावा भी सर मैं खुद हंसी, हाँ, मैं अंदर से मैं क्यों भी हंस रहा हूं? कमिटमेंट हर कोई लेता है, हर बंदा कमिटमेंट करता है, मैं ये कर दूंगा, मेरा ये सपना है, मेरा वो सपना है सर, बट सर उसको इस तरह से बांध के रखना कि जब तक मैं वो नहीं अचीव करूंगा मैं केक नहीं काटूंगा, ये बहुत छोटा गेस्चर है सर, बट ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है सर। तो क्या आपका विजन है सर, अगर थोड़ा बहुत आप बताना चाहें, या मतलब आप कितने दूर हैं, मतलब कितने, हम कौन से वहां बर्थडे आपका देखेंगे कि आप केक काटेंगे सर? देखो जी, अब ये सोचिए कि 60-70% तक, अच्छा, सोचिए अब 30% कब पूरा होगा, ये तो देखो जी हमारी टीम की मेहनत, क्योंकि उनके अलावा हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना कि हम साथ साथ, हमारी टीम, हमारे घर वाले और हमारे दोस्त यार, आप लोग सब और हमारे कस्टमर ये साथ देंगे तो जल्दी जल्द हम जरूर अपने बर्थडे का केक काटेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बस सर लास्ट में एक क्वेश्चन था जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने बार बार एक चीज़ बोली कि जब मैं किसी दुकान पे जाता था तो वो अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को गाली गलौज देके बात करते, बदतमीजी से बात करते थे। अभी आपके पास कितना एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ है एंड व्हाट इज द रिटेंशन रेट, मतलब लोग कितना जल्दी छोड़ के जाते हैं आपको, या आपके साथ कितना पुराना, एक सबसे पुराना बंदा कितना पुराना होगा आपके यहाँ पर? ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, थैंक यू सो मच सर। तो इसमें हमारे पास ऐसे भी स्टाफ है जो पिछले 8 से 9 साल से हमारे पास है, और अभी भी ना अपने अपने स्टाफ को किसी को भी ना हमने नहीं निकाला, अगर उनको निकाला भी है तो कुछ ना कुछ रीज़न करके, कुछ रीज़न, तो इस वजह करके। और हम चाहते हैं कि जो हमारी टीम अभी हमारे साथ काम कर रही है, हम चाहते हैं कि जिस मुकाम तक हम पहुंचने चाह रहे हैं या पहुंचेंगे तो वो हमारे साथ हों, वो भी हमारे साथ सेलिब्रेट करें। गुरमीत जी, एक और चीज़ मुझे जो पूछनी है आपसे कि जैसे आपके स्टोर सब बढ़ रहे हैं, राइट, तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी का रोल कितना ज़्यादा आपको लगता है? क्योंकि आपके केस में स्टॉक चोरियाँ बहुत होती होंगी, कंट्रोल नहीं होता बिकॉज आपका 12-13 स्टोर हैं, तो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम से मैनेज करते हैं या स्टिल अभी भी आप डिपेंडेंट है विश्वास के ऊपर, अपने स्टोर मैनेजर के ऊपर? आप किस तरह से, क्या क्या आपने ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं
जब आप क्योंकि हर कोई बंदा स्टोर बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं उसको डिजिटाइज करता है या CRM के थ्रू करता है, ताकि वो एक ट्रस्ट तो रहता ही है एम्प्लॉयज के साथ, बट एक मॉनिटरिंग भी रहती है। तो आपने ऐसा कुछ किया है या आप सजेस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ करना चाहिए, नहीं, वो या जरूर अभी भी करना इंसान चाहिए। को अपने स्टोर मैनेजर पे ही विश्वास रखना चाहिए? नहीं, वो तो देखो, ये उन पे सब पे ट्रस्ट है, ठीक है जी। बट उसके साथ जैसे अगर सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है तो वो और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, तो बहुत बढ़िया हो जाता है। और अभी उसी पे हम कर रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल से हम उसी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं कि सिस्टम में पूरा ऑडिट वगैरह वो सिस्टमाइज हो, सब कुछ हो, ऑडिट हो, और आपका पूरा जो बिलिंग है वो पूरा हमारा बिलिंग जो सिस्टम है वो पूरी कंप्यूटराइज है, सब कुछ। अब उस पे ऐसा है कि जो हिसाब से देश चलता है तो हिसाब से चलना है। जाने से पहले गुरमीत सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो क्या उसको नहीं करना चाहिए और क्या उसको करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि क्या उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। उसको ये नहीं करना चाहिए कि हमेशा पूरी अभी आपसे जो इसमें पॉडकास्ट में मैं एक ही बात वो बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। मेरे फादर साहब यही कहते, कहता जी पैसा इतना कमाओ कि आपके काम भी आए और किसी और के काम भी आए। और अगर आपने सिर्फ पैसा कमा लिया तो ना आपके काम आएगा ना किसी और के काम आएगा। सिर्फ पैसे से क्या होगा कि आप गलत रास्ते पे चले जाओगे, वो आपके काम नहीं आया, वो आपके मिस यूज हो गया, वो काम में नहीं आया। तो सबको मैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो एक ही बात ये बताऊंगा कि पैसा बहुत कमाओ, बहुत ज़रूरी है, बट उस पैसे को यूज़ कैसे हो वो ज़रूरी है। और सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो। और क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वैसे दोनों बातें इसमें आ गई, बट क्या करना ये चाहिए कि अगर एक जंजी है तो अपने माँ बाप को नहीं बोलना चाहिए। और जिन्होंने उस टाइम आपके साथ चले, जो आपके साथ खड़े हुए, आपके जो स्टेम पे या आपके जो ग्रोथ के साथ खड़े हुए, उनको नहीं बोलना चाहिए। वो फिर क्या होता है ना कि एक एहसान फरामोश जो कहते हैं, तो वो बंदे को नहीं बनना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गुरमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम बिताकर। और आई होप हमारे जो ऑडियंस है उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ से मिला होगा। हमारा प्रयास यही है कि हम हर बार कोई ना कोई ऐसे गेस्ट को लेके आए जिनकी एक रियल स्टोरी हो, रील स्टोरी ना हो, एंड आपसे इंस्पायर होके लोग शायद और परफ्यूम पॉइंट्स खोलें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इंडिया में जो आजकल जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक माहौल जो बन रहा है सर, बट एक राइट गाइडेंस और एक राइट कॉन्फिडेंस चाहिए सर। जिस तरह से आपने किया, उस टाइम पे किया जिस टाइम पे ना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट था ना सोशल मीडिया का सपोर्ट था, आज चीज़ें और आसान हो गई हैं। टाइम जहां आपको 15-20 साल लगे हैं, अगर आप इसी जो आपने चीज़ें हमें बताई हैं अगर हम इसको फॉलो करते हैं, शायद हम वो 5 साल में कर सकते हैं, Exactly. या हम वो 4 साल में कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा मोटिव क्या है। जैसे आपने बताया, सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, पैसा कमाना है। अपने रिलेशनशिप जो है उसको वो मस्ट है। चाहे वो कस्टमर रिलेशनशिप हो, चाहे वो वेंडर रिलेशनशिप हो, वो चाहे घर के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंड का रिलेशनशिप हो। तीसरा जो आपने बताया, एक ब्रांड को एक ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए, जो ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट के ऊपर वो, जिसकी बुनियाद जो होनी चाहिए वो ट्रस्ट होना चाहिए। एक फेक एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, एक हवा नहीं होना चाहिए जो सोशल मीडिया बन जाता है। एक ब्रांड जो बनता है वो ठोस से बनता है, वो ट्रस्ट से बनता है। ये कुछ चीज़ें आपने हमें बताई हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, एंड आई होप हमारी जो ऑडियंस हैं उन्हें ये हमारा प्रयास है बेटर यू विद शुभम टंडन और एक्सो मल्टीमीडिया, ये एक इनिशिएटिव है जो हमने स्टार्ट किया है, एंड विदाउट योर सपोर्ट, विदाउट योर लव, it will never be possible to call people like him on our show. Please do subscribe if you like it. Please do subscribe or whatever you want to do it. And yes, परफ्यूम पॉइंट पे आप
कभी विजिट करें तो अगर आप बेटर यू को नाम लेंगे तो ऑब्वियसली आपको Definitely, सर definitely. की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट ऑफर होगा फॉर ऑल द पीपल हु हैव वॉच्ड अस हियर. And thank you so much, Gurmeet sir, for sharing and coming and giving time and sharing your story with us. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच टू आवर टीम कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया हमारी स्टोरी आगे तक पहुंचाने के लिए. तो अगेन थैंक यू सो मच जी. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू. Okay.